नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने भूपेश बघेल पर किया तीखा हमला। गांवों की स्वास्थ्य जिम्मेदारी उठाएंगे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स। रेत उत्खनन प्रतिबंधित होने के बावजूद परिवहन जारी। अब खबरें विस्तार से। टीपी नगर स्थित भाजपा कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बघेल पुत्र मोह में पूरी कांग्रेस पार्टी को आंदोलनों में झोंक रहे हैं। देवांगन ने कहा कि ईडी जांच से अपने बेटे को बचाने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की बात कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि बघेल स्पष्ट करे कि उनका बेटा कांग्रेस के किस पद पर है जिसके लिए इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। सारी एजेंसियां स्वतंत्र एजेंसियां हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी कहाँ पर ही कही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। अगर माननीय न्यायालय का कोई बात आता है, ईडी का बात आता है, स्वतंत्र आज भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के द्वारा कांग्रेस की कारनामा और जिस तरह से भूपेश बघेल पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र के ऊपर ईडी ने जांच में तथ्य सामने आया और जांच में सही पाया गया कि शराब के घोटाला में संलिप्त थे और उस जांच को कांग्रेस पार्टी के द्वारा घुमाने की बात कह रहे हैं। लोग भ्रमित हो जाएं, इस तरह से कांग्रेस की हरकत चल रही है। उसी को लेकर अभी कल वो आर्थिक नाकाबंदी का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, कोयला में खदान बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, पेड़ कटाई की बात कर रहे हैं। तो क्या ईडी ने जो जांच किया है 3200 करोड़ रुपया की घोटाला की बात सामने आई है और उनका मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन करने की बात भी सामने आई है, उस कारण से ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है। उसी तरह से बहुत सारे एजेंसी स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र एजेंसी निष्पक्ष जांच करती है। जांच में दोषी पाए जाते हैं उनको पर कार्रवाई की जाती है। और कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल जी के सुपुत्र जो कांग्रेस के किसी पद पर नहीं है, ऐसे के ऊपर पूरा कांग्रेस अपना ताकत झोंकने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, बातों को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग ईडी के तरफ न जाएं और लोग भ्रमित होकर दूसरे बातों पर चर्चा में भूल जाएं। ऐसा कांग्रेस का एक गोलमोल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरह से कांग्रेस की हरकत है, पुत्र मोह में पूरा कांग्रेस को झोंकने का प्रयास हो रहा है। और आज आप सबके मालूम है कि कोयला में उनके द्वारा घोटाला किया गया, उनके सरकार के समय गोबर में घोटाला किया गया, गोठान में घोटाला किया गया, शराब में घोटाला, खनिज नियास में घोटाला। किसी भी क्षेत्र में घोटाला करने से वो बाज नहीं आए और आज घोटाला का परत खुल रहा है, जांच हो रहा है। तो कांग्रेस अपने बातों को मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ईडी के पुतला फूंक रहे हैं, उसका पुतला फूंक रहे हैं। तो क्या स्वतंत्र एजेंसी अपने काम करना बंद कर दे, कांग्रेस को खुला छूट दे कि अपना जितना भी चाहे भ्रष्टाचार करो, आपके लिए खुला छूट है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के 1.5 साल बाद तक तो ईडी चैतन्य बघेल के तक पहुंच गई, भूपेश बघेल तक पहुंचने में और कितने साल लगेंगे? अब देखिए, जांच धीरे धीरे परत दर परत खुल रहा है। पहले आबकारी मंत्री जी गए, उनके बेटे गए और कई लोग गए और धीरे धीरे जांच कर रही है। अब वो ईडी उसको जानेगा कब तक भूपेश बघेल के पास पहुंचता है और जांच एजेंसी निष्पक्ष जांच कर रही है। और निश्चित तौर पर जो अभी राजनेता है, क्या लगता है ये जो कांग्रेस कार्यकाल में जितने भ्रष्टाचार हुए, सरगना मुखिया कौन है?
देखिए बीजेपी आरोप लगाती है भूपेश बघेल के संरक्षण में पूरा हुआ। देखिए भूपेश बघेल तक आखिर जांच एजेंसी क्यों नहीं पहुंच पा रही? जो भी सरकार का मुखिया रहेगा, सरकार का मुखिया का जब तक कोई काम में हाथ नहीं रहेगा तब तक नीचे के लोग नहीं कर सकते। कहीं न कहीं से उसका बहुत बड़ा संरक्षण था और उस संरक्षण के कारण से काम किए हैं। भूपेश बघेल जी के सुपुत्र के ऊपर आज ईडी का पहुंची है और उनके सुपुत्र था और उन्हीं के माध्यम से लेन देन होता रहा होगा। इस कारण से उनके पुत्र आए हैं। हो सकता है आने वाला समय में भूपेश बघेल की भी उस लपेटा में आए, क्योंकि उनके इशारे में सारी काम चले। मेडिकल कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्रों को अब चयनित गांवों के परिवारों की स्वास्थ्य जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस पहल के तहत छात्र न केवल ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे, बल्कि उनके स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन भी करेंगे। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को बेहतर बनाना और छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। छात्र नियमित रूप से गांवों का दौरा करेंगे, परिवारों से संवाद करेंगे, बीमारियों की प्रारंभिक पहचान, स्वच्छता, पोषण और टीकाकरण जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाएंगे। इस कार्यक्रम से एक ओर जहां ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, वहीं मेडिकल छात्रों को समाज के जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए काम करने का अवसर भी प्राप्त होगा। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, जो नेशनल मेडिकल कमीशन के अंतर्गत जितने भी देश भर में मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं उसके कुछ नियम और कायदे होते हैं। तो उसके अंतर्गत जो हमारे स्टूडेंट्स रहते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स 3rd ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, इन लोग जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत ये विजिट में जाते हैं गांव-गांव। जैसे कि हमारे मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत 2 गांव है, लेमरू है और एक रामपुर के पास में एक गांव है। वो दोनों गांव में लोग विजिट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो रूरल हेल्थ क्लिनिक करके जो हमारे द्वारा संचालित होता है, तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं वहाँ जाते हैं। वैसे ही जो इंटर्नशिप करते हैं वो लोग जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रत्येक परिवार के यहाँ को हम लोगों ने ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रत्येक छात्रों को कि ये तुम्हारा एक परिवार है जिसको तुमने अडॉप्ट कर लिया है, इसके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, चाहे वो साल भर उसको ख्याल रखना रहता है। तो इस प्रकार ये जो नियम की पालन भी होता है और उससे जो हमारा स्टूडेंट्स है सीखता है कि कैसे हम आम आदमी से बात करें, आम आदमी का कैसे ख्याल रखें, उनकी कैसी दिनचर्या है, उनका खान पान पे क्या असर आता है, कैसे वहाँ पे अन्य जो प्रचलित बीमारियां हैं कैसे लागू होती है, उसका अध्ययन भी होता है और उसका बचाव भी होता है। इसके तत्वाधान में ये लागू किया गया है कि फैमिली एडॉप्शन कोर्स करके। सर, अभी कितने स्टूडेंट इसके तहत सीख रहे हैं? जैसे कि आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जैसे कि 125 स्टूडेंट जो हैं 3rd ईयर में हैं, उनको 25-25 के बैच से हम लोग ले जाते हैं विभिन्न गाँवों में, विभिन्न अलग अलग ग्राम पंचायतों में, और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन लोग को कि हम लोग प्रति माह उनको विजिट करवाते हैं कि आप कोई भी परिवार में कोई तकलीफ हो तो उसका पूरा देखभाल करते हैं। कोरबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रतिबंधित अवधि के बावजूद रेत का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। करतला ब्लॉक के ग्राम पंचायत भैंसामुड़ा और कटबितला क्षेत्र में हसदेव नदी से खुलेआम रेत की चोरी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह सारा काम प्रशासन की नाक के नीचे से हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रात हो या दिन रेत से भरे ट्रैक्टर और हाईवा बेरोक टोक दौड़ रहे हैं। भारी वाहनों की आवाजाही से गांव की सड़कें कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
भैया अभी जो रेत ट्रैक्टर में लोड करे है वो रेत ला कहाँ से उठाया है और कहाँ लेके जाता पहला उधर भैसा मोड़ा से उठाए हैं नदी से कहाँ लेके जाता पहला देवर माल गिरा है। तो अभी तो अवैध रेत के खनन ही बंद है, फिर रेत काबा निकाला तुम अब निकला था तो निकाला था। अब कै ठा गाड़ी लगी अब तो पता नहीं अब गाड़ी की। अच्छा, तो ये अभी ग्रामीण मन के आरोप है कि रेत ट्रैक्टर और हाईवा से निकाले जाते हैं, ओकर वजह से कुछ ज़्यादा ही रोड खराब होता है। एम आप मन के का कहने? रोड तो खराब होबे करी भी है, तो पहले से बहुत गड्ढा रही से। तो नहीं, तो ग्रामीण मन के आरोप लगा थे कि रेत अवैध परिवहन जो लगातार बरसात में भी जारी है, एक वजह से कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाते, जो कि हमन ला बार बार ये समस्या के सामना करे पड़ते करके। एक मतलब जो सरपंच है वहाँ कुछ कराए वाला कुछ मलबन वाला पटवाए तब तो कहीं आधार हो ही। अच्छा, तो शासन प्रशासन कुछ नहीं बोले का तुम बोलते बोली किसी नहीं, तो कैसे निकाला था? अब बोला मैं नहीं जानू भी। काका ट्रैक्टर है? लक्ष्मण पटेल। कहाँ के रहने वाले लक्ष्मण पटेल? देवर माल। बहुत दिन हो गए खराब गाड़ी फंसा थे और मोटरसाइकिल में जाम हो जाते और चले में परेशानी होते। का परेशानी होती? साइकिल में गिर गए रहे। अच्छा, हाँ, तो ये स्थिति कितना दिन हो गए बनी? ये स्थिति बहुत दिन हो गए। सरपंच जब बोला। अच्छा, तो सरपंच जब बोलता था क्या बोलते? नहीं बना थे सरपंच, पैसा ला खा दे थे। का कहते? अब नहीं जानो उतना लम्बा। अच्छा, तो ये जो हवाई थे अवैध रेत परिवहन के वजह से होता हवा कि ये पहले से भी रेत परिवहन से वजह से होते। रेत अवैध जो रेत निकालते थे? हाँ, रेत दे फोटो खींचा। अच्छा, हमेशा एमा चलत रहते रेती गाड़ी? हमेशा चलत रहते। कलबितला बड़ी डीजी अखरा पाली ले लाते। अच्छा, तो अभी तो शासन प्रशासन सख्त निर्देश दिए हैं कि अवैध रेत परिवहन सख्त बना है वहाँ पर है। अच्छा, ओकर बावजूद भी रेत निकाला थे? रोज निकला थे। हाईवा में निकला थे वो नदिया ले। अच्छा, हाईवा में भी निकलते और हाईवा में निकलते, ट्रैक्टरों में निकलते। ओकरे वजह से खराब हो है? ओकरे वजह से खराब हो। ठीक, खराब है। कतक दिन हो गए खराब? बहुत दिन हो गए। तो एला सरपंच सचिव नहीं बनवाए का? नहीं बनवाए हैं। का बा? अब बोला सरपंच सचिव बन जाने का नहीं बनवा थे, देखा तो है कीचड़ है। ये कितना दिन हो गए ये स्थिति? बने दिन हो गए। अच्छा, तब वो सरपंच सचिव में ध्यान नहीं देवे। तो ये रोड की स्थिति ऐसे का चीज में बने है? अब का चीज बोला सरपंच सचिव मन जान ही गा। अच्छा, कि अभी लगातार बरसात में भी रेत परिवहन होते, तेकर वजह से कहीं तो खराब नहीं हो रास्ता? वही रेत के खाए मत हो है खराब। रोज चलते गाड़ी? रोज। कतक कस गाड़ी निकलती? अब आजकल बरसात में ज्यादा नहीं निकला थे, लेकिन अभी भी निकला था। अभी तो सामने में भी ट्रैक्टर खड़े हवा है ना? हाईवा भी निकलती? हाँ, हाईवा भी पहले निकला थी पहले, तो ओकरे वजह से खराब हो रोड। तो गांव के मन तुमन मना नहीं करा कि अब बरसात के दिन में कैसे तुम रेत निकाला था कुछ भी करके? अब बोला सरपंच सचिव मन तो मना करी, हमार मना करे थोड़े हो ही। अच्छा, लेकिन रोड है ओकरे वजह से ही खराब हो कदी। हाँ, ठीक, का बोलना चाहे रोड के लिए? तय बनाए कौन लगा था? सरपंच सचिव बनाए, जल्दी से बनाना चाहिए, है ना? जिले के किसानों को कुकिंग ऑयल के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत किसानों को पाम की खेती से जोड़ने की पहल की जा रही है। इस योजना को सफल बनाने के लिए उद्यानिकी विभाग की ओर से किसानों को निःशुल्क पाम के पौधे, अनुदान एवं अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पाम के पौधे जिले की खाली पड़ी पठारी जमीनों में भी लगाए जा सकते हैं। यह पौधे 4 वर्षों में फल देने लगते हैं और लगभग 25 वर्षों तक उत्पादन देते हैं, जिससे किसानों को लंबे समय तक आय का स्रोत मिलता है। यह प्रयास जिले के कृषकों को स्थायी आजीविका देने के साथ साथ खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार की स्कीम है ऑयल पाम मिशन, उसके तहत जो छत्तीसगढ़ शासन है उस पर भी विशेष रुचि ले रहे हैं और ऑयल पाम पे जिला कोरबा को 300 हेक्टेयर का टारगेट इस बार मिला हुआ है। अब ऐसे किसान जो जिसके पास खाली पड़ी जमीन है या फिर जहाँ पर इंटरेस्टेड है वैसे जगह पर हम लोग ऑयल पाम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और ऑयल पाम के लिए किसानों को विभाग द्वारा विभिन्न कंपोनेंट पर उनको सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। जैसे उसको पौधे पर भी सब्सिडी दे रहे हैं, साथ ही अगर 2 हेक्टेयर से ऊपर के पौधे लगा रहे तो उसको फेंसिंग का भी दे रहे हैं, बोर का भी दे रहे हैं, पंप सेट खरीदने पर भी उनको अनुदान दे रहे हैं।
साथ ही उसको आगामी 4 साल तक के पौधे के रख रखाव पर भी अनुदान दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा जो पौधे लगा रहे हैं उनको 1 साल के लिए हम लोग सब्जी की खेती जो उसके अंतर्वर्ती फसल के रूप में अतिरिक्त आमदनी कमाएंगे, उसके लिए भी हम लोग विभाग की ओर से इसमें अनुदान की पात्रता है। साथ ही राज्य सरकार जितने भी उत्पादन कर रहे हैं उसको मार्केट उपलब्ध कराने के लिए भी जो कंपनियों के साथ में, विभिन्न कंपनियों के साथ में MOU किए हुए हैं और उनको जितना भी उत्पादन प्राप्त हो रहे हैं उसको बिक्री का भी व्यवस्था किया गया है इसमें। और वर्तमान समय पे अभी 18 रुपये प्रति केजी के हिसाब से छत्तीसगढ़ शासन के जो रेट निर्धारित है उसमें जो कंपनी है वो खरीदेंगे उसको। सर अभी कितने का लक्ष्य रखा गया था पौधों को, कितने हेक्टेयर में कितने पौधे लगने हैं? अभी हम लोग 300 हेक्टेयर का टारगेट रखे हुए हैं, शासन से हमको प्राप्त हुआ है। अभी वर्तमान में हमारे पास में 50 से 60 हेक्टेयर के आसपास का रोपण हो चुका है और प्रति हेक्टेयर 143 पौधे का रोपण किया जा रहा है। सर इसे कब तक पूर्णतः ग्रोथ हो जाएगी और कितने आत्मनिर्भर हो जाएंगे इससे किसानी? इसमें लगभग 300 हेक्टेयर में हमारे हम लोग इसमें मैक्सिमम बड़े किसानों को ही फोकस कर रहे हैं जिनके पास में अच्छी ज़मीन हो और ताकि उनको मार्केटिंग की भी दिक्कत ना हो। और इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, प्लांटेशन के बाद में आगामी 4 साल में उसका प्रथम फ्रूटिंग भी चालू हो जाएगी। इससे किसानों को आर्थिक आमदनी प्राप्त होगी और चूँकि एक सतत फल देने वाले पौधे हैं और जिससे उनकी एक निश्चित इनकम भी उसमें बनी रहेगी और उनको आने वाले समय पर लंबे समय तक उनको आय प्राप्त होते रहेगी ना। कुसमुंडा क्षेत्र के गेवरा बस्ती में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 85,000 रुपये की चोरी कर ली। जानकारी के अनुसार संतराम गुप्ता जो ACCL के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, अपने परिवार सहित किसी कार्य से पामगढ़ गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में अज्ञात चोरों ने उनके मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर रखे कीमती सामान सहित टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चुरा लिए। बताया जा रहा है कि चोरों ने बाहर लगे CCTV कैमरे को भी नुकसान पहुंचाया है ताकि पहचान ना हो सके। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने कुसमुंडा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हमारे घर से पूरा चोरी हुआ है, टीवी, अलमारी, लॉकर, सब पूरा चांदी सोना, पूरा पैसा और हर चीज़ पर रात चोरी हुआ है। घर के सेटल बॉक्स, घड़ी, वॉच सब चीज़ चोरी हो गया। कितने का चोरी हो गया? हुए 80 से 85 हज़ार के बीच में चोरी हुआ है। कहाँ गए थे आप? हम लोग पानगढ़ में रहते हैं, आज आए हैं। अगले महीना 16 तारीख हम लोग आए थे, तो आज आए हैं तो देखें तो पूरा ताला टूटा था, पूरा दरवाजा पूरा टूट के चोरी हुआ है हमारे घर में। नगर पालिका परिषद बांकी-मुंगरा अंतर्गत वार्ड क्रमांक 6 शांतिनगर सामुदायिक भवन में भाजपा महिला मोर्चा मंडल के द्वारा हर्षोल्लास के साथ सावन उत्सव व तीज महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद बांकी-मुंगरा अध्यक्षा सोनी विकास झा शामिल हुए। इस कार्यक्रम को महिला मोर्चा महामंत्री श्रीमती अनीता राजपूत के कुशल नेतृत्व ने सफल बनाया। सावन उत्सव व तीज महोत्सव कार्यक्रम में महिला मोर्चा मंडल के महिलाओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैशन, गायन आदि शामिल थे। मंच में उपस्थित महिलाओं को महिला मोर्चा मंडल के द्वारा मोमेंटो प्रदान किया गया। तुझे सांसों में बसा लूंगा, सच में दीवानी, तुझे रौनक मंगा दूंगा, सच में दीवानी। बहुत
सावन सोमवार के मौके पर एक सपेरा सांप दिखाने के लिए पत्थरीपारा पहुंचा था। सांप प्रदर्शन के बाद वह जल्दबाजी में अपना पिटारा रमेश के घर पर ही भूल गया। कुछ समय बाद पिटारे से सांप की सरसराहट सुनाई दी, जिससे घर वालों और आसपास के लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया। परिवार ने तुरंत आरसीआरएस से संपर्क किया। सूचना मिलते ही आरसीआरएस के अध्यक्ष अविनाश यादव मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी से सांप का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। स्थानीय लोगों ने अविनाश यादव और आरसीआरएस टीम की तत्परता की सराहना की। आज भैया सपेरा वाला आए थे दोपहर को, है ना, 2 ठो सांप लेके आए थे। तो जब सपेरा एक टोकरी के यहाँ भूल के चले गया। अच्छा। उसमें मतलब टोकरी में पैसा भी है। अच्छा जी, और सांप भी है। और ठीक है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी सावन चल रहा है और आज सावन सोमवार का दिन भी है, तो आज एक अजीब सी घटना सामने आई कि यहाँ घर के पास ही पत्थरीपारा है, वहाँ पे एक रमेश भाई हैं, उनके घर के पास एक सपेरा, क्योंकि अभी सावन सोमवार चल रहा है तो सपेरे आते हैं सांप दिखाने के लिए, तो उनके घर सांप दिखाने के लिए आया हुआ था। 2 सांप थे उसके पास, एक सांप को लेके चला गया, एक पिटारा को पता नहीं वो कैसे भूल के चला गया। तो उन्होंने हमें कॉल करके बताया, तो फिर हम उस जगह जाके देखे तो एक बड़ा सा ह्यूज कोबरा था, और उस पिटारे से निकाल के देखे, फिर उसे, वो तो काफ़ी प्यासा भी था, तो उसे हमने पानी भी पिलाया, फिर उसे सुरक्षित जंगल में रिलीज़ किया वन विभाग को बताने के बाद। और आजकल इस तरीके से घटना हमें देखने को, अजीब सी घटना हमें आजकल देखने को मिल ही रही है। तो मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि आप सतर्क रहें, और कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है रेप्टाइल से रिलेटेड तो हमारी संस्था आरसीआरएस को कॉल कर सकते हैं और वन विभाग को भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जिले के बालको क्षेत्र स्थित केसला घाट वाटरफॉल में पिकनिक मनाने पहुंचे 3 दोस्तों की खुशी उस समय मातम में बदल गई जब उनमें से एक दोस्त पानी के तेज बहाव में बह गया। हादसे में जफर खान रामपुर निवासी की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों दोस्त पिकनिक मनाने के बाद वाटरफॉल के नीचे नदी में नहाने उतरे थे। नहाते समय जफर खान पानी के तेज बहाव में बह गया। उसके दोनों साथियों ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन गहराई और तेज बहाव के चलते जफर को नहीं बचाया जा सका। घटना की सूचना दोनों दोस्तों ने बालको थाना पहुंचकर पुलिस को दी। देर रात तक युवक की तलाश की जाती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह पुनः गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की गई। कई घंटों की मेहनत के बाद जफर खान का शव केसला घाट क्षेत्र से बरामद कर लिया गया। फिलहाल बालको पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सार्वजनिक स्थान नहर रोड कनबेरी में पिस्टल तथा फरसानुमा धारदार हथियार लहराकर आम जनता एवं श्रद्धालुओं में
दहशत फैलाने वाले उपद्रवियों के विरुद्ध उरगा पुलिस ने कार्रवाई की। सावन सोमवार को सभी युवक अपने घर से कनकेश्वर धाम शिव मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी कनबेरी बाजार के पास कुछ श्रद्धालु डीजे साउंड सिस्टम के गानों में डांस कर रहे थे। उसी वक्त विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति ने अपने पास रखे पिस्टल तथा अन्य युवक ने अपने पास रखे फरसानुमा धारदार हथियार को आसमान की ओर दिखाकर लहराया, जिससे आसपास मौजूद आमजनों में दहशत का माहौल बन गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। अब वक्त हो चला हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जानेगा। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? सबसे भारी फल तो मुझे नहीं पता मैडम यार। कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी को मैं क्या नहीं, अच्छा लगा मुझे रह के, 1 साल से मैं रह रहा हूँ कोरबा में, अच्छा लगा मुझे। धन्यवाद। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? फल के बारे में पूछा है? पृथ्वी का सबसे तरबूज? नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? सबको नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। धन्यवाद। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? कोई बात नहीं, आप कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? ना जी, हम कोरबा के तो रहने वाले नहीं हैं, अभी यहीं पे आए हैं। कोई बात नहीं, धन्यवाद। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? फल पता है आपको? नहीं, फल नहीं पता। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? स्टे सेफ ओनली। ठीक, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? नो आइडिया। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? उतना तो आइडिया नहीं है, नहीं पता। कोई बात नहीं, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? नहीं पता मैम। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? फल नहीं पता? ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? आम। नहीं, गलत जवाब है। कौन सा है? क्या बोलते हैं, बेल। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को कोई मैसेज देना चाहोगे? नहीं। ठीक, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? वाटरमेलन। गलत जवाब है। कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपने क्लासमेट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे? ठीक, थैंक यू। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? कटहल। आप श्योर हैं? जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? गणेशी कटवा। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वैसे तो जनरल नॉलेज सभी को रखना चाहिए। जनरल नॉलेज हमारे मतलब आगे चल के बहुत काम आता है। बिल्कुल, धन्यवाद। पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है? कटहल। आप श्योर हैं? जी, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं। जी, तो आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ प्रदूषण तो बहुत बढ़ रहा है, जैसे कि प्लांट्स बहुत लग रहे हैं और इनको कम करना चाहिए। आने वाली जो पृथ्वी है ना, वो महासागर काली पड़ती जा रही है और मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, खेल कूद में रहें। जी, थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि पृथ्वी का सबसे भारी फल कौन सा है, जिसका सही जवाब है कटहल। आज की हमारी विजेता रही हैं गणेशी, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला। पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।